अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम Welcome. सलाम। वालेकुम सलाम सर। Thank you. Thank you, sir. Welcome in the online class of medical microbiology. If you have any question from previous lecture, you are welcome to ask. Okay, अगर नो सर। कोई क्वेश्चन, थैंक यू। जैसे मैंने लास्ट टाइम जीआर एंड सीआर से कहा था कि किसी एक स्टूडेंट की हर लेक्चर में आप ड्यूटी लगाया करें, तो आज का लेक्चर किस स्टूडेंट के जिम्मे है? काइंडली सर मैंने नोट करना है आज का लेक्चर। फातिमा, वेलकम बेटे। फातिमा नवाज, थैंक यू। आपको जहां फातिमा समझ ना आए, आपकी ये प्राइमरी ड्यूटी होगी कि मुझे स्टॉप करें वहां पे। तो हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं इस कोर्स का। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम सर्टन स्टेप्स के अंडर स्टडी करेंगे। तो आज का माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक्सक्यूज मी सर। जी जमीला बोले। सर आपकी जी जमीला बोले। सर आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। मेरी आवाज कम आ रही है? आप कहीं ट्रेवल तो नहीं कर रहे? बाकी लोगों को ठीक आ रही है? फातिमा, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, क्लियर आ रही है मगर ओके सर कम जमीला। ना। जमीला बेटे, आप अपना ठीक करो। बाकी लोगों को सही आ रही है तो आपके फिर मोबाइल के साथ कोई इशू होगा। तो हैबर, मैं थोड़ी सी आवाज सर का कम आ थोड़ा रही है। कर चलें। अभी ठीक है? खदीजा, इज वैसे इट ही है ओके? सर। राइट। राइट, अभी भी कम है तो मैं मजीद ले मैं 100% कर देता हूँ, ठीक है? सर अभी भी कम ओके। है। अभी तो बेटे बोला ही नहीं मैं। अब ठीक है? जी जमीला, अभी आवाज ठीक है? यस फातिमा सर अब बेटे थोड़ी आप, बेहतर हुई। चल चल ठीक है, अल्लाह खैर करे। राइट जी, पहला हमारा बैक्टीरिया जिस पे हम बात करेंगे दैट इज स्टेफिलोकोकस ऑरियस। इस बैक्टीरिया की मोर देन 30 स्पीशीज हैं जो एनिमल में और ह्यूमन बीइंग में डिजीज काज कर सकती हैं। इन ह्यूमन बीइंग 3 स्पीशीज आर मोर फ्रीक्वेंट, जो कि डिजीज काज करने में रोल प्ले करती हैं। वन ऑफ देम इज स्टेफिलोकोकस ऑरियस, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। सेकेंड वन इज स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइडिस। एपिडर्मिस से ये वर्ड लिया गया, एपिडर्माइडिस। एंड थर्ड वन इज स्टेफिलोकोकस सेप्रोफिटिकस। सेप्रोफाइट से ये वर्ड लिया गया, सेप्रोफिटिकस। तो ये 3 स्पीशीज हैं जो ह्यूमन में डिजीज काज करती हैं। अमंग दीज 3 स्पीशीज, जो सबसे ज्यादा ह्यूमन बीइंग में almost all systems including skin, respiratory system, digestive system, urogenital system, eyes के infections, ears के infections, almost जिस भी सिस्टम में स्टेफिलोकोकस ऑरियस को इन्वेड करने का चांस मिल जाए, एंटर होने का चांस मिल जाए,
ये बैक्टीरिया इस काबिल है कि डिजीज काज कर सके। दैट्स वाई अमंग 3 स्पीशीज हम स्टेफिलोकोकस ऑरियस को फोकस करेंगे और यही हमारा आज का टॉपिक है, पहला बैक्टीरिया इस कोर्स का, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का। तो अब हम इस बैक्टीरिया को जिन हेडिंग्स के अंडर, सब हेडिंग्स के अंडर हम स्टडी करेंगे, जैसा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि सबसे पहले हम बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी को देखेंगे। मॉर्फोलॉजी में 3 चीजें आती हैं। माइक्रोस्कोपिक मॉर्फोलॉजी में बैक्टीरिया की शेप क्या है, बैक्टीरिया का साइज क्या है, और बैक्टीरिया माइक्रोस्कोप के अंडर किस टाइप की अरेंजमेंट में नजर आते हैं। तो स्टेफिलोकोकस ऑरियस की मॉर्फोलॉजी है कि ये ग्राम पॉजिटिव कोकाई हैं और इनकी अरेंजमेंट क्लस्टर्स में है। ग्राम पॉजिटिव कि ये माइक्रोस्कोप के अंडर अगर हम ग्राम स्टेनिंग से स्टेन करें तो ये हमें पर्पल कलर के नजर आएंगे और इनकी अरेंजमेंट क्लस्टर्स में है। क्लस्टर कहते हैं ग्रुप ऑफ मोर देन 8 सेल्स। तो 8 सेल्स से ज्यादा बैक्टीरिया एक दूसरे के साथ अटैच्ड फॉर्म में नजर आते हैं। ब्रीफली हम इसकी मॉर्फोलॉजी के लिए वर्ड यूज करेंगे कि ये ग्राम पॉजिटिव कॉक्साई हैं अरेंज्ड इन क्लस्टर्स। तो ये 3 वर्ड्स हैं, ग्राम पॉजिटिव, कोकाई एंड क्लस्टर्स। ये स्टेफिलोकोकस ऑरियस की मॉर्फोलॉजी है। फिर आपने फंडामेंटल्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में, जो बेसिक माइक्रोबायोलॉजी का आपने कोर्स पढ़ा हुआ है, उसमें कुछ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स भी पढ़ी होंगी जो कि सेल वॉल के बाहर होती हैं। स्टेफिलोकोकस ऑरियस को डिजीज के रेफरेंस से, क्योंकि हमने पढ़ना है कि बैक्टीरिया जो ह्यूमन में डिजीज काज करता है। तो स्टेफिलोकोकस ऑरियस 2 तरह के स्ट्रेन्स हैं। एक टाइप के लिए वर्ड यूज किया जाता है कैप्सुलेटेड, एंड नो डाउट दूसरी टाइप के स्ट्रेन्स में कैप्सूल एब्सेंट होता है। तो यहां से ऑनवर्ड देखें तो हमारा मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के रेफरेंस से हमारे लिए बैक्टीरिया जिसको हमने पढ़ना है दैट इज कैप्सुलेटेड ग्राम पॉजिटिव कोकाई अरेंज्ड इन क्लस्टर्स, यानी कि कैप्सुलेटेड स्टेफिलोकोकस ऑरियस ह्यूमन में डिजीज काज करता है। तो ये पहला स्टेप हो गया। हर बैक्टीरिया में हम कोशिश करेंगे कि इसी पैटर्न पे स्टडी कर सकें। सेकंड जो मैंने बात की थी कि इसके बाद हमने ये देखना है कि इस बैक्टीरिया का हैबिटेट क्या है, कि ये बैक्टीरिया नेचुरली प्रेजेंट कहाँ पे होता है। तो हैबिटेट के रेफरेंस से अगर देखें तो ये बैक्टीरिया जितने भी एनिमल्स हैं, ह्यूमन एज वेल एज एनिमल्स, उनमें ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है स्किन पे और म्यूकस मेम्ब्रेन्स पे। ये 2 जगह पे ये मौजूद होता है ह्यूमन बीइंग में। स्किन के ऊपर मौजूद है और म्यूकस मेम्ब्रेन्स पे मौजूद है। बट इन रूटीन ये बैक्टीरिया डिजीज काज नहीं करता। क्या हो गया जी, ये नेचुरली प्रेजेंट है स्किन पर भी और म्यूकस मेम्ब्रेन्स पे भी।
स्किन के अलावा जितने भी हमारी बॉडी के सिस्टम्स हैं जो एनवायरनमेंट के साथ इन कांटेक्ट हैं, दे आर कवर्ड विद म्यूकस मेम्ब्रेन। पढ़ा होगा आपने फिजियोलॉजी में ये। तो इन दो जगह पे ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है, लेकिन रूटीन में डिजीज काज नहीं करता। अब ये डिजीज कब काज करेगा? जब इस बैक्टीरिया को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो थर्ड करैक्टर जो हम इस बैक्टीरिया के साथ रिलेट कर सकते हैं डिजीज के रेफरेंस से, कि ये अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन है। नंबर 1 क्या पढ़ा है हमने कि ग्राम पॉजिटिव कॉक्साई अरेंज्ड इन क्लस्टर्स एंड दे मस्ट बी कैप्सुलेटेड। सेकंड जो बात हमने स्टडी की है, डिस्कस की है, कि नेचुरली this bacterium is present on the skin and mucous membranes और ये डिजीज काज नहीं करता। डिजीज उस वक्त काज करेगा जब इसको अपॉर्चुनिटी अवेल होगी। तो थर्ड जो हमने लर्न किया है कि ये स्टेफिलोकोकस ऑरियस अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन है। अब इसको अपॉर्चुनिटी कब मिलती है? जो स्किन पे मौजूद है, स्किन पे जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये बेटे किसी ने हैंड रेज किया हुआ है, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? ओके राइट। स्किन के रेफरेंस से इस बैक्टीरिया को अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी? जब स्किन की इंटेक्टनेस में ब्रेक आएगा, जब स्किन के ऊपर ब्रूजेस आ जाएं, जब स्किन के ऊपर वुंड्स आ जाएं, किसी शार्प ऑब्जेक्ट की वजह से कट लग जाए, किसी केमिकल की वजह से स्किन पे वुंड आ जाए, बर्निंग के रिजल्ट में, बर्निंग हो जाती है, बर्निंग के रिजल्ट में स्किन के ऊपर वुंड आ जाए, समटाइम्स एक्सीडेंट्स हो जाते हैं उसकी वजह से वुंड आ जाए, यानी कि रीजन कोई भी हो, स्किन के ऊपर अगर वुंड आ जाते हैं, स्किन की इंटेक्टनेस ब्रेक हो जाती है, और न सिर्फ वुंड आए बल्कि उस वुंडेड सरफेस पे इस बैक्टीरिया को अटैच होने का चांस मिल जाए। अब ये बैक्टीरिया डिजीज काज कर सकता है। डेफिनेट नहीं है कि डिजीज काज करेगा, डिजीज काज कर सकता है जब भी इसको इंजर्ड स्किन पे अटैच होने का चांस मिलेगा। सिमिलरली दूसरे सिस्टम्स में जहां पर स्किन एज आउटर मोस्ट दूसरे सिस्टम्स में जिनकी आउटर मोस्ट कवरिंग म्यूकस मेम्ब्रेन है, वहां पर भी सेम सिचुएशन है कि जब तक वुंड्स नहीं होंगे, जब तक म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ इस बैक्टीरिया को अटैच होने का मौका नहीं मिलेगा, ये डिजीज काज नहीं कर सकेगा। काफी सारे सिस्टम्स हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के रेफरेंस से समटाइम्स क्या होता है कि ह्यूमन में पहले से
अगर कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज प्रेजेंट है, जैसा कि आजकल कोरोना वायरस है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को टारगेट करता है प्लस डाइजेस्टिव सिस्टम को टारगेट करता है, तो अगर किसी ह्यूमन में ऑलरेडी पहले से कोई डिजीज मौजूद हो जिसकी वजह से म्यूकस मेम्ब्रेन्स डैमेज हो, तो फिर ये बैक्टीरिया आसानी से म्यूकस मेम्ब्रेन्स पे अटैच हो पाता है। अटैच होगा तो फिर ये डिजीज काज कर सकेगा। जब भी इस बैक्टीरिया को रिलेट किया जाता है, इसको कहा जाता है कि ये अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन है। अब ये क्यों अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन है? कि विदाउट अपॉर्चुनिटी डिजीज काज नहीं कर सकता। अगर हम सम अप करें अपॉर्चुनिटी को, तो दो पॉइंट्स में हम इसको सम अप कर सकते हैं। नंबर 1 कि बैक्टीरिया हमारे इन्नेट इम्यून सिस्टम को, इन्नेट जो नेचर की तरफ से नेचुरली हमारा डिफेंस का निजाम है, उसके फिजिकल बैरियर्स, दो फिजिकल बैरियर्स हैं, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। नंबर 1 कि ये बैक्टीरिया उनको क्रॉस कर सके, और क्रॉस उसी वक्त करेगा जब स्किन को डैमेज प्रेजेंट होगा या म्यूकस मेम्ब्रेन्स को डैमेज प्रेजेंट होगा, ये क्रॉस कर जाएगा। प्लस वो ह्यूमन बीइंग अंडर इम्यूनो सुप्रेशन हो, उसका इम्यून सिस्टम प्रॉपर वर्क ना कर रहा हो। तो ये दो पॉइंट्स हैं। अगर किसी ह्यूमन में इस बैक्टीरिया को, ये दोनों स्टेप्स बैक्टीरिया अगर क्रॉस कर जाता है कि फिजिकल बैरियर्स को क्रॉस कर जाए और प्लस वो ह्यूमन बीइंग अंडर इम्यूनोसुप्रेशन हो, तो इस बैक्टीरिया के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि ये ह्यूमन में डिजीज काज कर दे। राइट सर आप जी 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 जी। सर आपने म्यूकस के अलावा स्किन कहा है कि बैक्टीरिया इनेट इम्यून सिस्टम में म्यूकस को और किसको क्रॉस कर जाए? स्किन स्किन ओके सर। स्किन स्किन को, क्योंकि ये स्किन की सरफेस पे प्रेजेंट है और म्यूकस मेम्ब्रेन्स की सरफेस पे प्रेजेंट है, और ओके स्किन सर। को उस वक्त क्रॉस करेगा जब स्किन इंजर होगी, और म्यूकस मेम्ब्रेन्स को भी उसी वक्त क्रॉस करेगा जब वहां पर कोई डैमेज होगा। तो फातिमा नवाज, आई वुड लाइक कि जो 4-5 पॉइंट्स मैंने अभी तक डिस्कस किए हैं, आप उनको काइंडली जरा रिपीट करें। फातिमा नवाज। यस सर। स्टेफाइलोकोकस और ये मेनली हम स्पीशी डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, सबसे पहले इसकी मॉर्फोलॉजी है। मॉर्फोलॉजी में हम मेनली तो 3 पॉइंट्स देखते हैं: शेप, साइज एंड अरेंजमेंट अंडर माइक्रोस्कोप। आप बेटे समराइज फॉर्म में, ओके मसलन सर। लेट मी हेल्प यू। मॉर्फोलॉजी को सम अप मैंने क्या किया कि ग्राम पॉजिटिव फोकाई अरेंज्ड इन क्लस्टर्स और वो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया हो। बस ये समराइज फॉर्म है, बाकी थोड़ा मैं आप लोगों को समझाने के लिए बातें करता हूँ। जी फातिमा, पहला स्टेप ये हो गया। सेकंड? यस, सेकेंड इज द हैबिटेट। हैबिटेट में मेनली ये एनिमल्स और ह्यूमंस में उनकी स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। रूटीन में ये डिजीज कॉज नहीं करते। थर्डली ये कि ये अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस हैं, यानी कि ये जब इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ये डिजीज कॉज करते हैं। और अपॉर्चुनिटी क्या केस है कि इफ़ बैक्टीरिया क्रॉसेस द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, और इफ अ ह्यूमन हैव वीक इम्यून सिस्टम, यानी कि इम्यूनोसप्रेशन होगा, देन इट विल कॉज डिजीज। थैंक यू फातिमा, वेरी गुड। दैट इंडिकेट कि आप ना हाजिर होके बैठी हुई हैं। वेरी गुड, शाबाश। तो ये 4 पॉइंट्स हो गए।
यानी कि जब इसको चांस मिलेगा ये डिजीज काज करेगा। इस बैक्टीरिया को एक रेफरेंस से बहुत इंपॉर्टेंस हासिल है, और ह्यूमन में ये जो अभी मैं आपको बताने लगा हूं, सबसे ज्यादा इंफेक्शंस ये काज कर पाता है। कब काज कर पाता है? ये बैक्टीरिया जब चूंकि अपॉर्चुनिटी। लेट मी सना, थैंक यू, लेट मी। चूंकि ये बैक्टीरिया हर जगह पे मौजूद है, जहां भी एनिमल और ह्यूमन प्रेजेंट है ये मौजूद है, और शायद ही कोई ह्यूमन बीइंग ऐसा हो हमारी एज का, हमसे बड़ा या हमसे छोटा, जो इस दुनिया में जिंदा है, शायद ही इस बैक्टीरिया से वो बच सके। हर किसी को स्टेफिलोकोकस ऑरियस के इन्फेक्शंस को फेस करना पड़ता है। सबसे ज्यादा कौन फेस करते हैं? सबसे ज्यादा वो फेस करते हैं जो हॉस्पिटल्स को, ह्यूमन क्लिनिकल सेटिंग्स को, वहां पर जो एडमिटेड हैं। इस बैक्टीरिया को हॉस्पिटल बॉर्न इन्फेक्शंस के रेफरेंस से बहुत इंपॉर्टेंस हासिल है। हॉस्पिटल बॉर्न, इसके लिए एक और वर्ड भी यूज किया जाता है, नोजोकॉमियल इन्फेक्शंस। नोजो कवर्ड नोज से, कॉमियल कवर्ड कम्युनिटी से। तो जो हॉस्पिटल में ह्यूमन बीइंग एडमिटेड होते हैं, या उनके जो केयर टेकर्स हैं, या जो उनको विजिट करने जाते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल की एनवायरनमेंट इटसेल्फ एक स्ट्रेस है, और स्ट्रेस रीजन बनती है इम्यून सुप्रेशन की। हॉस्पिटल में अगर किसी बीमारी की वजह से एडमिटेड है, या हॉस्पिटल में कोई सर्जिकल इंटरवेंशन करवाई गई है, आपने देखा होगा मरीज जो पेशेंट्स हैं उनके डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशंस होते हैं, या उनको कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है। क्रॉनिक पुरानी बीमारी के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, या ऑपरेशन वो हॉस्पिटल में एडमिटेड होते हैं। ऐसे लोगों का इम्यून सिस्टम वीक होता है, तो उन लोगों में ये बैक्टीरिया आसानी से डिजीज काज कर देता है। दैट्स वाई इस बैक्टीरिया की वजह से जो डिजीजेस हैं उनको हॉस्पिटल बॉर्न इन्फेक्शंस का नेम दिया जाता है। इसी को नोजोकॉमियल इन्फेक्शंस का नाम भी दिया जाता है। तो इनका इजी टारगेट, आसान टारगेट वो लोग हैं जो किसी वजह से अंडर इम्यूनो सुप्रेशन है, और हॉस्पिटल में जो लोग प्रेजेंट होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम अंडर इम्यूनो सुप्रेशन होते हैं, और उनमें ये बैक्टीरिया ज्यादा डिजीज काज कर पाता है। राइट, अभी तक मैंने ये डिस्कस किया है कि इस बैक्टीरिया को अगर चांस मिले स्किन को क्रॉस करने का, या म्यूकस मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करने का, तो ये डिजीज काज कर सकता है। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं कर सकता है, का रीजन उसकी, जब ये स्किन को क्रॉस कर जाता है बैक्टीरिया, तो इसको फेस करना पड़ता है हमारी बॉडी के एक और डिफेंस को। नेचर ने, अल्लाह ताला ने ह्यूमन बीइंग को और एनिमल्स को डिफेंस सिस्टम ब्लेसिंग के तौर पे प्रोवाइड किया। जब स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन्स को बैक्टीरिया क्रॉस करे, तो हमारी बॉडी में कुछ सेल्स हैं, उन सेल्स को फेगोसाइट्स कहा जाता है। फेगोसाइट्स, ये फेगोसाइटोसिस का मैकेनिज्म परफॉर्म करते हैं। फेगोसाइटोसिस क्या चीज है? इसमें हमारी बॉडी के सेल्स में, अगर फॉर एग्जांपल उन सेल्स के कुछ सेल्स के मैं आपको नेम्स बता देता हूं। फिजियोलॉजी में आपने वो सेल्स लाजमी पढ़े होंगे। न्यूट्रोफिल्स, बी लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफाजेस, डेंड्रिटिक सेल्स। ये सेल्स का एक ग्रुप है
जिसके लिए नेम यूज किया जाता है फेगोसाइट्स, और ये फेगोसाइटोसिस का मैकेनिज्म परफॉर्म करते हैं। अब फेगोसाइटोसिस का मैकेनिज्म क्या चीज है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे सिस्टम्स में दाखिल हो जाए, इन्वेड कर जाए, इन सेल्स ने उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एनगल्फ करना है, उसको डिस्ट्रॉय करना है और हमारी बॉडी से एलिमिनेट कर देना है। ये एक मैकेनिज्म है जो नेचर ने एज डिफेंस हमें प्रोवाइड किया। अब स्टेफिलोकोकस ऑरियस जब स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन्स को क्रॉस कर जाए तो ये डिजीज उस वक्त काज करेगा जब ये हमारी बॉडी के फेगोसाइट्स से बच जाएगा। अब ये बैक्टीरिया फेगोसाइट से बच भी सकता है और नहीं भी। स्टेफिलोकोकस ऑरियस को फेगोसाइट से इसका कैप्सूल बचा देता है। स्टार्ट में इसीलिए मैंने कहा कि स्टेफिलोकोकस ऑरियस दो तरह के हैं। एक टाइप में कैप्सूल प्रेजेंट है, ग्लाइकोकैलिक्स कहा जाता है कैप्सूल को साइंटिफिकली, ग्लाइकोकैलिक्स। तो जिन बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट है वो फेगोसाइट्स से बच जाते हैं, वो फेगोसाइट्स से एस्केप कर जाते हैं, उनको फेगोसाइट्स नहीं मार पाते, एनगल्फ नहीं कर पाते। जबकि वो स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो नॉन कैप्सुलेटेड है, जिनमें कैप्सूल एब्सेंट है, उनको फेगोसाइट्स एनगल्फ कर लेते हैं और उन बैक्टीरिया को फेगोसाइट्स मार देते हैं। जी बेटे, ये दोबारा से रिपीट करूं कि स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन से बैक्टीरिया क्रॉस कर जाए तो फेगोसाइट्स हैं, सेल्स हैं हमारी बॉडी के। जो बैक्टीरिया फेगोसाइट्स से बच जाएंगे वो फिर डिजीज काज करेंगे, और जिन बैक्टीरिया को फेगोसाइट्स एनगल्फ कर लेंगे वो मार दिए जाएंगे। राइट जी। अगर ये बैक्टीरिया फेगोसाइट्स से बच जाएं तो इसका मतलब है कि ये जिस सिस्टम में इन्वेड कर गए हैं ये वहां पर जिंदा रहेंगे। जिंदा रहेंगे तो फिर ये बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, इनका नंबर बढ़ेगा, और जब बैक्टीरिया ग्रो करता है विद इन द सिस्टम्स, यानी कि अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, तो फिर वो डैमेज काज करता है। स्टेफिलोकोकस ऑरियस हमारे सिस्टम्स को डैमेज काज करता है ऑन द बेसिस ऑफ टू कंपोनेंट्स, यानी कि ये बैक्टीरिया इन्वेड कर गया, फेगोसाइट से बच गया, अब ये बैक्टीरिया ग्रो करेगा और दो तरह की चीजें सिंथेसाइज करेगा। एक टाइप के प्रोडक्ट्स हैं टॉक्सिन्स, एक्सोटॉक्सिन्स, और दूसरी टाइप के प्रोडक्ट्स हैं एंजाइम्स। बैक्टीरिया अगर इम्यून सिस्टम से बच जाए, ग्रो करे, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म करे, तो जिस सिस्टम में ये प्रेजेंट होगा वहां पर ये टॉक्सिन्स भी सिंथेसाइज करेगा, एज वेल एज एंजाइम्स भी सिंथेसाइज करेगा। और इन टॉक्सिन्स की वजह से और एंजाइम्स की वजह से फिर ये हमारे सिस्टम्स को डैमेज करता है। तो पहले हम टॉक्सिन्स पे बात करते हैं कि ये बैक्टीरिया कौन से टॉक्सिन्स सिंथेसाइज करता है। पहला टॉक्सिन जिस पे मैं बात करना चाह रहा हूं वो ग्रुप है प्रोटीन्स का, टॉक्सिक प्रोटीन्स का ग्रुप है
जिनके लिए नेम यूज किया जाता है हीमोलाइजीन। दो वर्ड्स हैं, हीमोलाइजीन। हीमो का वर्ड आपको पता है ब्लड से लिया गया है, लाइजीन के ये वो प्रोटीन्स हैं जो ब्लड सेल्स की लाइसिस करती है। देखिए ये बैक्टीरिया हीमोलिटिक टॉक्सिन बनाता है, और ये 4 तरह के टॉक्सिन्स हैं, अल्फा, बीटा, गैमा, डेल्टा। डिटेल आप रहने दें कि हीमोलाइजीन्स ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ये बैक्टीरिया हीमोलाइजीन्स सिंथेसाइज करेगा जो कि टॉक्सिक प्रोटीन्स हैं, और वो रेड ब्लड सेल्स की लाइसिस काज करती हैं, रेड ब्लड सेल्स को किल करती है। दूसरी टाइप के टॉक्सिन्स जो ये बैक्टीरिया ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सिंथेसाइज करता है, उसका नेम है लीकोसाइडिन। अगेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, लीको का वर्ड लिया गया लीकोसाइट्स से। लीकोसाइट्स व्हाइट ब्लड सेल्स, WBCs का सेकेंड नेम लीकोसाइट्स है। साइडिन, CIDIN, साइडिन कहते हैं किल करने। तो लीकोसाइडिन ये टॉक्सिन, स्टेफिलोकोकस ऑरियस का ये टॉक्सिन व्हाइट ब्लड सेल्स की डेथ काज करता है। दो टॉक्सिन होंगे, हीमोलाइजीन रेड ब्लड सेल्स को टारगेट करेंगे, किल कर देंगे। लीकोसाइडिन ये लीकोसाइट्स को टारगेट करेंगे और उसे किल कर देंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉक्सिन, उसका नेम है TSST। ये मैंने एब्रीविएशन बोली है, पूरा इसको पढ़ता हूं, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन। इस पे नेम पे जरा गौर करें, टॉक्सिक शॉक, यानी कि ये टॉक्सिन ह्यूमन में शॉक काज कर सकता है, टॉक्सिक शॉक का बायस बनता है, और शॉक के रिजल्ट में SHOCK, टॉक्सिक शॉक के रिजल्ट में ह्यूमन की डेथ हो सकती है। कैसे होता है? TSST, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन, जब ये ब्लड में रिलीज हो जाता है, बैक्टीरिया जब ब्लड में इस टॉक्सिन को सिंथेसाइज कर देता है, तो इस टॉक्सिन का टारगेट, इस टॉक्सिन ने दो एक्टिविटीज परफॉर्म करनी, 2 एक्टिविटीज रिलेट की जाती हैं इसके साथ। नंबर 1, मैं डिटेल में नहीं जाता, लेकिन इसकी 2 एक्टिविटीज जो इस टॉक्सिन की वजह से परफॉर्म होती है। नंबर 1, ये ब्लड वेसल्स के ल्यूमन को डायलेट कर देता है, यानी कि डायलेटेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ल्यूमन को बड़ा कर देता है, डायलेट कर देता है। दूसरा कि ब्लड वेसल्स की परमिएबिलिटी बढ़ा देता है, यानी कि इलास्टिसिटी ब्लड वेसल्स में कम हो जाती है और इसका ल्यूमन बड़ा हो जाता है। इसका रिजल्ट क्या होगा? इसके रिजल्ट ये होगा कि हमारे हार्ट को, हमारे टिश्यूज, हमारे सिस्टम्स तक ब्लड पहुंचाने के लिए फास्टर रेट पे पंप करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लड वेसल्स, खून की नालियां ये खुली हो गई हैं और इनकी कॉन्ट्रैक्शन कम हो गई है, और ब्लड तो हार्ट ने पहुंचाना है, इसलिए हार्ट के पंप करने का रेट बढ़ जाता है, फास्ट हो जाता है। और जब कोई ऑर्गन अपने ऑप्टिमम लेवल से ज्यादा लेवल पे एक्टिविटी परफॉर्म करे, ओवर
वर्क परफॉर्म करे तो फिर उस ऑर्गन के मसल्स में लैक्टिक एसिड की डेपोजिशन होती है। आप अगर गौर करें कि जब आप ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं फिजिकली, तो आपके मसल्स में लैक्टिक एसिड डिपॉजिट होता है। और यहां पर ज्यादा काम करना पड़ रहा है हार्ट को, दिल को, और हार्ट में कार्डियक मसल्स होते हैं। कार्डियक मसल्स में लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो जाएगा। अब हार्ट ज्यादा रेट पे पंप नहीं कर सकेगा। अब ये तीन चीजें होगी कि हार्ट अपनी एक्टिविटी पूरी परफॉर्म नहीं कर पाएगा और ब्लड वेसल्स डायलेटेड हैं, इलास्टिसिटी कम है। एज अ रिजल्ट क्या होगा कि ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा, ब्लड प्रेशर लोअर हो जाएगा, हमारी बॉडी को ब्लड नहीं पहुंच सकेगा, स्पेशली उन ऑर्गन्स को, उन स्ट्रक्चर्स को जो एंड पे प्रेजेंट हैं, एक्सट्रीमिटीज पे प्रेजेंट हैं, वहां तक ब्लड पूरा नहीं पहुंचेगा। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन वो ब्रेन है, तो ब्रेन तक ब्लड पूरा नहीं पहुंचेगा। और जब ब्रेन को पूरा ब्लड ना पहुंचे तो फिर डिजीनेस आती है, हिप्नोसिस आती है, प्री एनेस्थीसिया में जा सकता है, ह्यूमन एनेस्थीसिया में जा सकता है। अगर बहुत सीवियर काम हो तो कोमा में जा सकता है, और अगर बहुत ही ज्यादा मिकदार में ये टॉक्सिन मौजूद हो तो फिर ह्यूमन बीइंग की डेथ हो सकती है। तो ये तीन टॉक्सिन्स मैंने ब्लड के रेफरेंस से डिस्कस किए। लेट मी कंपाइल दिस कि हीमोलाइजीन बनाएगा बैक्टीरिया जो आरबीसीज को टारगेट करेंगे, लीकोसाइडिन बनाएगा जो लीकोसाइड्स को किल करेंगे, और टीएसएसटी टॉक्सिन बनाएगा जो कि टॉक्सिक शॉक का बायस बन सकता है, और टॉक्सिक शॉक के रिजल्ट में ह्यूमन बीइंग की डेथ हो सकती है। तो मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए स्टॉप करता हूँ, पॉज लेता हूँ, और मेरा ख्याल है आज के लिए बस थोड़ा सा एक दो टॉक्सिन और मुझे बताने दें और फिर आज का लेक्चर हम स्टॉप करेंगे यहाँ पे। एक और काम ये बैक्टीरिया करता है जब ये फूड में प्रेजेंट हो, हमारे खाने पीने की चीजों में अगर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट हो और वहां की एनवायरनमेंट इस बैक्टीरिया के लिए फेवरेबल हो, तो जो स्टोर्ड फूड है उसमें ये बैक्टीरिया ग्रो करता है और एंटेरोटॉक्सिन बना देता है। एंटेरोटॉक्सिन, इस वर्ड पे भी गौर करें, एंटेरो, एंटेरिक सिस्टम से ये वर्ड लिया गया। टॉक्सिन अगेन ये प्रोटीन्स है जो कि टॉक्सिक इन नेचर है। ऐसी फूड अगर आप अंडर कुक्ड खाएंगे, ऐसी फूड जिसमें टॉक्सिन प्रेजेंट हो और उसको प्रॉपर आपने कुक ना किया हो, ऐसी फूड खाने से ये टॉक्सिन भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा और एज अ रिजल्ट फूड पॉइजनिंग होगी। 4 काम हो गए। रेड ब्लड सेल्स की लाइसिस कर सकता है, व्हाइट ब्लड सेल्स को किल कर सकता है, टॉक्सिक शॉक काज कर सकता है। फूड में अगर एंटेरोटॉक्सिन्स प्रेजेंट हैं, ऐसा फूड खाने से फूड पॉइजनिंग हो सकती है। और टॉक्सिन के रेफरेंस से लास्ट जो टॉक्सिन ये सिंथेसाइज करता है उसका नेम है एपिडर्मोलिटिक टॉक्सिन। अगेन जरा इस पे आप गौर करें, एपिडर्मोलिटिक, इसमें पहला वर्ड लिया गया एपिडर्मस से। एपिडर्मस क्या चीज है? ये स्किन की आउटर मोस्ट लेयर के लिए नेम यूज किया जाता है, एपिडर्मस।
एपिडर्मोलिटिक, लिटिक अगेन लाइसिस से लिया गया। तो ये टॉक्सिन, एपिडर्मोलिटिक टॉक्सिन, स्किन की आउटर मोस्ट लेयर के सेल्स की डेथ काज करता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपको पता है कि जब स्किन की आउटर मोस्ट लेयर उतर जाए तो नीचे से जो फ्रेश स्किन निकलती है या मौजूद होती है वो थोड़ा सा फेयर कलर में होती है, ब्राइट कलर में होती है। तो इस टॉक्सिन की वजह से ये स्किन को टारगेट करता है, टॉक्सिन स्टेफिलोकोकस ऑरियस का। हमारी स्किन पे फेयर कलर के, ब्राइट कलर के स्पॉट्स बन जाते हैं, छोटे छोटे स्पॉट्स बन जाते हैं। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो अक्सर लोगों की बैक साइड पे, फ्लैंक रीजन पे, चेस्ट पे, आर्म्स पे स्पॉट्स बने होते हैं जो उनकी स्किन के कलर से लाइट कलर में होते हैं, ब्राइट कलर में होते हैं। और रूटीन में अक्सर इसको ये समझा जाता है, अक्सर समझा जाता है ये कि ये कैल्शियम डेफिशिएंसी है। लेकिन ये वाली कंडीशन स्टेफिलोकोकस ऑरियस अपने एपिडर्मोलिटिक टॉक्सिन की वजह से काज करता है। इस कंडीशन को कहा जाता है स्कैल्डर्ड बॉडी सिंड्रोम। स्केली से वर्ड है स्कैल्डर्ड, SCALDED, स्कैल्डर्ड बॉडी सिंड्रोम। राइट जी, मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। लेट मी सम अप टॉक्सिन्स और फिर फातिमा से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इनको ब्रीफली जरा रिपीट कर दें फॉर मी एंड फॉर योर फेलोज। जी फातिमा नवाज, यस सर। फातिमा कि आप जरा टॉक्सिन वन बाय वन जो हमने पढ़े हैं। ओके सर। यहाँ पर 4 to 5 टाइप्स के टॉक्सिन्स हैं जो ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है। सबसे पहले हीमोलाइजेंस है जो कि आरबीसी की लाइसिस करते हैं। देन वी हैव ल्यूकोलाइसिस जो ल्यूकोसाइडिक। लीकोसाइडिक। जी फातिमा, पहला आपने बताया हीमोलाइजीन है और दूसरा बताया लीकोसाइडिन। Leukocidins, they give white blood cells. Thirdly, we have TSST, toxic shock syndrome toxins. ये दो तीन तरह से वर्क करता है। इट वर्क्स बाय डायलेटिंग द ल्यूमन ऑफ द ब्लड वेसल्स और इट अच्छा, इस इंक्रीजेस। मैकेनिज्म रहने दें, ये चीजें तो मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ। ओके सर। थर्ड यानी कि पहला हीमोलाइजिन। बेटे आपका, आपके माइक का इशू है कोई, आपकी सर बंद करें, अब अपना माइक ऑफ करें। ओके। माइक ऑफ करो बेटे। आपका जैसे ही आप माइक ऑन करते हो शायद आपने हैंड फ्री लगाई हुई है, वो सही तरह से नहीं लगी हुई फिर। अच्छा, मैं फातिमा के ऑन बिहाफ ऑफ फातिमा नवाज मैं रिपीट कर देता हूँ कि हीमोलाइजीन्स बनाएगा जो कि रेड ब्लड सेल्स की लाइसिस करेंगी। लीकोसाइडिन सिंथेसाइज करता है जो वाइट ब्लड सेल्स को किल करती है। टीएसएसटी टॉक्सिन बनाता है जो टॉक्सिक शॉक काज करता है। फूड में प्रेजेंट हो तो एंटेरोटॉक्सिन बनाता है जो फूड पॉइजनिंग काज करता है। और स्किन के रेफरेंस से एपिडर्मोलिटिक टॉक्सिन बनाता है जो कि स्कैल्डर्ड बॉडी सिंड्रोम काज करता है। राइट, विद दिस हम आज का अपना लेक्चर कंक्लूड करते हैं। और एंड पे अगर मैं कहना चाहूँ, हम अपने आज के पूरे लेक्चर को अगर रिविजिट करें तो कोई 8 से 10 डिस्क्रिप्टिव पॉइंट्स हैं और जो इम्पोर्टेंट हैं। मार्फोलॉजी, हैबिटेट,
फेगोसाइट से एस्केप करना और टॉक्सिन्स बनाना। जी बच्चों, आप कुछ पूछना चाहें, कोई सवाल करना चाहें, क्वेश्चन करना चाहें, यू आर मोर देन वेलकम। बच्चों कोई सवाल करना चाहें? जी फहरीन। सर आपने फेगोसाइट्स में 4 सेल बताया, न्यूट्रोफिल, बी लिम्फोसाइट, डेंड्राइटिक सेल, और चौथा आपने कौन सा बताया है? फेगोसाइट्स बेटे न्यूट्रोफिल्स हैं, बी लिम्फोसाइट्स हैं, मैक्रोफाजिज हैं, डेंड्रेटिक सेल्स हैं। ये काफी सारे सेल्स हैं। जो मेजर हैं वो मैंने बता दिए आपको। एटलीस्ट ये 3 नेम्स फेगोसाइट्स के रेफरेंस से लाजमी आने चाहिए। न्यूट्रोफिल्स, बी लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफाजेस। ओके सर, थैंक यू। ये हमारी बॉडी की पॉलिस है। इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैप्चर करना है और उसको डिस्ट्रॉय करना है, और जो इनसे बच जाते हैं वो फिर जिंदा रहते हैं और डिजीज काज करते हैं। राइट बच्चों, आप कुछ कहना चाहें, कोई सवाल करना चाहें? ओके, नेक्स्ट टाइम फिर इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लास में इसी जगह से स्टार्ट करेंगे। और मेरा तरीकाकार यही है कि पहले 4-5 मिनट में जो हमने आज पढ़ा है हम इसको रिवाइज करेंगे कमिंग लेक्चर में, और फिर यहीं से आके डिस्कस करना शुरू करेंगे। बच्चों आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने बड़ों का